जी नमस्कार। लूसेंट कंप्लीट इतिहास कोर्स श्रृंखला के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है संगम युग। आपके अपने यूट्यूब चैनल रू स्टडी में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास, बढ़ते अपने टॉपिक की ओर। संगम युग ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे ही संगम साहित्य कहा जाता है। अर्थात दक्षिण भारत का जो साहित्य है उसे ही क्या कहा जा रहा है? संगम साहित्य। संगम शब्द का अर्थ है परिषद अथवा गोष्ठी, जिनमें तमिल कवि एवं बौद्ध विद्वान एकत्र होते थे। कौन कौन से? तमिल कवि और विद्वान। ठीक है, जो तमिलनाडु साइड तमिल रहते हैं, जो कि दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। और दक्षिण भारत का ही साहित्य क्या कहलाता है? संगम साहित्य कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था। इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण काल में कुल 3 संगम आयोजित किए गए, जिनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा दी गई। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व में से 300 ईस्वी तक तमिलों के द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। एक, पतुत्तु पातु इतुत्तु थोके और पादिनेन किल कनक्कू। ये नाम थोड़े कठिन आने वाले हैं, आपको 2-3 बार खुद से बोलना है ताकि याद हो जाए। तिरुवल्लुवर कृत कुगल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है, जिसके विषय त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। 3 प्रमुख संगतियां देख लीजिए जो कि पांड्य राजाओं के शासन काल में हुई थी। ठीक है, प्रथम संगम स्थान होता है मदुरा, अध्यक्ष होते हैं ऋषि अगस्त। दूसरा संगम कपाटपुरम, अध्यक्ष होते हैं अगस्त। तीसरा संगम होता है मदुरा, अध्यक्ष होते हैं नकीरर। क्वेश्चन सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा, बाकी जानकारी आपको देखने की जरूरत नहीं है। एक सिर्फ फैक्ट है जो है दूसरे संगम का अध्यक्ष होते हैं ऋषि अगस्त्य, और तोलक्कापियम जो कि तमिल व्याकरण का ग्रंथ होता है और इसके रचनाकार होते हैं तोलक्कापियर। ठीक है, तोलक्कापियम के रचनाकार होंगे तोलक्कापियर। ठीक है, बाकी की सारी चीजें आगे देख लेंगे। प्रथम संगम स्थान होता है मदुरा, अध्यक्ष होते हैं अगस्त। दूसरा संगम कपाटपुरम में होता है, अध्यक्ष वही होते हैं अगस्त। और तीसरा संगम होता है मदुरा, जो कि अध्यक्ष होते हैं नकीरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट, कवियों और विद्वानों की परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैव संत नैनार और तिरुनाबुक रशु अप्पार ने किया था। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाएगा कि शिल्पादिकारम किसकी रचना है? तो इलांगो कृत की। ठीक है, इलांगो कृत की रचना है शिल्पादिकारम। बस इतना सा ही क्वेश्चन आता है, फिर भी आप देख लीजिए कि यह एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। इसमें 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। ठीक है, यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टनम के कोवलन और उसकी पत्नी कणगी एवं नृत्यकी माधवी की प्रेम कहानी है। किसमें? शिल्पादिकारम में। आगे बढ़ते हैं। मदुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सितले शतनार ने मणि मेकले। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा मणि मेकले किसके द्वारा लिखी गई? तो सितले शतनार। ठीक है, फिर भी आगे पढ़ लीजिए। इसमें भी 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना है। इसमें जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणि मेखले की प्रेम कहानी है। ठीक है, इस ग्रंथ की कहानी दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक दिंडनाथ की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। ठीक है, एक आती है जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि किसके द्वारा रचित है? तो तिरुक्त देवर। 3 रचनाएं हैं संगम साहित्य की जो महत्वपूर्ण है। देखिए, जीवक चिंतामणि तिरुक्त देवर की, सितले शतनार मणि मेकले की, और शिल्पादिकारम इलांगो कृत की। ठीक है, मणि मेकले, सितले सतना, जीवक चिंतामणि, तिरुक्त देवर। तोलक्कापियम तमिल व्याकरण ग्रंथ है। अभी आपको बताया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तोलक्कापियम कौन से संगम साहित्य के अंतर्गत लिखा गया था? तो दूसरे संगम साहित्य के अंतर्गत लिखा गया था। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे? अगस्त थे, पहले के भी दूसरे के भी। तीसरे के कौन थे वो आप कमेंट कीजिए। अभी बताया
5वीं सदी के बाद बहुत से प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इनमें तिरुवल्लुवर की तिरुवल्लुवर की तिरुकुरल सबसे प्रसिद्ध है। राम कथा के अनेक तमिल संस्करण मिलते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कम्बन की ईरामावतारम है। संगम साहित्य काव्य के दो श्रेणियों में बांटा गया है, अकम तथा पूरम। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, जबकि पूरम काव्यों का विषय युद्ध है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्य, चोल जो कि आंध्र प्रदेश में रहते थे, चेर जो कि केरल में रहते थे, और पांड्य का विवरण मिलता है या प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर तथा दक्षिण पूर्व यानी कि तमिलनाडु में पांड्य राज्य स्थित था। क्वेश्चन आपको विथ लोकेशन याद होना चाहिए कि चोल कहाँ रहते थे, तो आंध्र प्रदेश में रहते थे। चेर कहाँ रहते थे, केरल में रहते थे। और पांड्य राजा कहाँ रहते थे, तमिलनाडु में रहते थे। ठीक है, एक बार फिर देख लीजिए, ये अगर हमारा मैप है तो यहाँ पर है आंध्र प्रदेश और यहाँ पर रहने वाले हैं चोल। ठीक है, यहाँ पर है हमारे केरल के अंतर्गत आते हैं चेर और तमिलनाडु राज्य में आते हैं पांड्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पुहार पतन का निर्माण इसी के समय हुआ। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। पेरुनानुदुपादे में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। किसमें, पेरुनानुपादे। ठीक है, किसे, तो करिकाल को। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था। कहाँ रहते थे, अभी बताया, आधुनिक प्रांत केरल। इस राज्य के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजेरल लगभग 130 ईस्वी, नेदुनजीरल आदन 155 ईस्वी और सेन्नु गुट्टुवन 180 ईस्वी। आप नाम याद कर लीजिए, समय नहीं याद होगा तो भी चलेगा। उदयनजेरल, नेदुनजीरल और सेन्नु गुट्टुवन। सेन्नु गुट्टुवन के अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्य राजाओं का था, जो कि कावेरी के दक्षिण में स्थित था। कावेरी नदी के दक्षिण में। क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाता है कि कावेरी नदी के दक्षिण में स्थित राज्य किन राजाओं के अंतर्गत आता था, तो पांड्य राजाओं। जिसकी राजधानी क्या थी, तो मदुरा। पांड्य राजाओं में नेडुंजेलियन सबसे शक्तिशाली था। संगम युग में मंत्रियों को अमाइचान या अमाइचार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवे कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। राजवंश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होती थी। राजा के न्यायालय को मन्नरम कहा जाता था। ठीक है, चोरी तथा व्याभिचार के अपराध के लिए मृत्यु दंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। देख रहे हैं कितना कठिन दंड दिया जाता था। जी हाँ साहब, भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। कि भूमि कर को या तो नगद भी दे सकते थे या फिर अनाज के रूप में भी दे सकते थे। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था। क्वेश्चन वहां नहीं, यहाँ बनने वाला है कि उपज का कितना % भाग भूमि कर के रूप में दिया जाता था, तो छठा भाग। किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी की वसूली की जाती थी। सेना चतुरंगिणी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीर गति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। संगम काल के समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। भाई साहब, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, जल घड़ी। संगम काल में समय जानने के लिए कौन सी घड़ी का उपयोग होता था, तो जल घड़ी। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगमकालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा भी पीते थे। ठीक है, ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। ठीक है, पहले आते थे ब्राह्मण, देन आते थे वेल्लार। कार्य क्या था वेल्लार का, कृषि कर्म। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है।
वेनिगर अर्थात क्या होता है? व्यापारी। क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे? वेल्लार किस से संबंधित है? तो कृषि कर्म से संबंधित है। वेनिगर किससे संबंधित है? तो व्यापारी वर्ग से संबंधित है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। ठीक है, एक बार साइट में भी निगाह पुरा लीजिए या नजर देख लीजिए। संगम कालीन कुछ अन्य वर्ग होते हैं जैसे पोलियन, दास्तकार, ठीक है, एनियर, शिकारियों की एक जाति होती है जो शिकार करते हैं, एनियर कहलाते हैं। और मलवर जो कि लूटपाट करने वाली जाति होती है। तोलकाप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। इसने हिंदू धर्मशास्त्रों में वर्णित विवाहों के 8 प्रकारों ब्रह्म, देव, आर्ष, प्रजापति, असुर, गंधर्व, राक्षस तथा पेशाच का उल्लेख मिलता है। ठीक है, मोस्ट एमपी फैक्ट है, एमपीपीएससी मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि तोलकाप्पियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है। क्या ज्ञात होता है? विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता कितने रूपों में प्रदान की गई? ठीक है, उसमें 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन पूछा गया था मेंस में, जिसमें ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह तथा पेशाच विवाह का उल्लेख बताना था। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी जिसे पंच तीणे कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को केक्किणे, अनुचित प्रणय को पेरू दीने कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। आपको क्या लगता है, इडली सांभर की खोज कहाँ से हुई है और कौन से काल में की गई है? क्या आप जानते हैं? जी हाँ भाई साहब, संगम काल में चावल एक मुख्य खाद्यान्न था और संगम काल में ही इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। यहीं से सांभर शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, नृतक, नर्तकियों और गायकों के दल धूम धूम कर लोगों का मनोरंजन करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाणर और विडिलियर कहा गया। तमिल साहित्य में मचलियर तथा ओवियर जैसे कवयित्रियों की चर्चा हुई है। जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आप सिर्फ सुनते रहिए, सारी चीजें याद आ जाएंगी। जो क्वेश्चन बनने वाला है वो सारे बन जाएंगे। संगम काल के लोग कौन से पक्षी को शुभ मानते हैं? तो कौवे को शुभ मानते हैं, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता है। हमारे संस्कृति में भी कहा जाता है कि अगर कौवा बोलता है तो कोई ना कोई मेहमान आने वाले होते हैं। ठीक है, कौवे नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाजों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होती थी। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल में किसानों को वेल्लार तथा उनके प्रमुखों को वेलीर कहा जाता था। संगम साहित्य से पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कड़े सीवर कहा गया है। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब, जैसे कि दक्षिण भारत में जो चोल साम्राज्य था वो इतना विकसित काहे था? तो वो था वस्त्र उद्योग के कारण। पांड्य राज्य में कोकई, सलियूर एवं चेर राज्य में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल समुद्र तट पर पडुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकुमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन पूछा जाता है, चोल वंश का बंदरगाह अरिकुमेडु। ठीक है, इस बंदरगाह से रोम के साथ व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में ही यहाँ की खुदे से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना भी था। पेरिपल्स में अरिकीमेडु को पैडोक कहा गया है। संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाजों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता मरुगन था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आपने तमिल के राजाओं के बारे में पढ़ा कि चोल, चेद, पांड्य ये सब थे, माना कहाँ कहाँ रहते थे? तो भाई साहब एक बार फिर सुन लीजिए। चोल कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। चेर कहाँ पर? केरल में। और पांड्य कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो वहां के प्रमुख देवता कौन थे? देवता थे मरुगन। ठीक है, कालांतर में उसका नाम सुब्रह्मण्य हो गया और स्कंद कार्तिकी के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में
स्कंद कार्तिकेय को शिव और पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है। तमिल भाषा में मरुगन शब्द का सही अर्थ यही होता है कि मरुगन का प्रतीक मुर्गे को माना जाता है। ठीक है, उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। कुर्वश नामक एक पर्वतीय जनजाति, कौन सी? कुर्वश नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मरुगन की पत्नियों में माना गया है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको पहले भी बताया, तमिल देश के प्रमुख देवता कौन थे? तो मरुगन थे। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था और संगम साहित्य में पवित्र एवं जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनकु कहा जाता है। जादुई शक्तियों में विश्वास जताना क्या कहलाया? अनकु कहलाया। ये रहा हमारा आज का संगम टॉपिक, खत्म होता है। अगर आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो, सारे क्वेश्चन आपको याद रहे हो, तो बिल्कुल वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।